हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माई सेल्फ जय शर्मा। और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर हम सारा रिकॉल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी। सो वी स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमी, जहाँ पे हमने 3 फंडामेंटल इकोनॉमी के क्वेश्चन समझे, दैट इज़ अ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों ही क्वेश्चंस को हमने विद डिटेल समझा है। देन हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में समझा, दैट व्हाट एग्जैक्टली कंज्यूमर बिहेवियर इज। दैट मीन्स कि क्या चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर को इम्पैक्ट करता है कि उसका बजट कितना है, द फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग कि वो बजट के बेसिस पे वो क्या चीज़ों की प्रेफरेंसेस रख सकता है, यानी कि उसका डिज़ायर क्या हो सकता है। देन फिर हमने समझा दैट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। दैट मीन्स कि ये एक वो टाइप का मार्केट होता है जहाँ पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। दैट मीन्स कि कोई भी एक बायर या कोई भी एक टाइप का सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एक साथ अपने चॉइसेस चेंज कर दे रहे हैं या फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ने एक साथ सप्लाई चेंज कर दी है, तो फिर वहां पे प्राइसेस चेंज हो जाएंगे, राइट। अदर देन दैट यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर हम मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में समझते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कि एक वो टाइप की प्राइस रहेगा जिसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, एक वो टाइप की प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई फिक्स हो चुका है। यानी कि यहां पे अब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे अब प्राइसेस चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं। अब केस स्टडी में हम रिकॉल करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कोविड 19। अब कोविड 19 में हमने क्या देखा था कि जब कोविड 19 आया तो उसके बाद में कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट ने हैंड सैनिटाइजर के बारे में अवेयरनेस करी। दैट मीन्स कि हर एक सिटीजन या हर एक ह्यूमन बीइंग को हैंड सैनिटाइजर यूज करने चाहिए ताकि वो वायरस को मार सकेगा। ओके, सो दैट मीन्स कि यहां पे क्या हुआ कि अचानक से हेल्थ एक्सपर्ट के कहने पे इकोनॉमी में जो हैंड सैनिटाइजर्स है उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। सो दैट इंक्रीज द डिमांड ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स, राइट। अब आपको ये चीज समझनी है कि दैट बिफोर कोविड, जब कोविड नहीं था, राइट, जब कोविड नहीं था तो बहुत कम लोग हैंड सैनिटाइजर्स यूज करते थे। एंड वो हैंड सैनिटाइजर की एक एक्चुअल प्राइस हुआ करती थी। देयर वाज अ वन प्राइस बिफोर कोविड 19, दैट इज बिफोर पेंडेमिक। बिफोर कोविड एक पर्टिकुलर प्राइस हुआ करती थी ऑफ हैंड सैनिटाइजर, राइट। अब ये प्राइस किस पे डिपेंड कर रही थी? जैसे हमने क्या देखा है कि कोई भी प्राइस किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। तो जब डिमांड और सप्लाई फिक्स थी बिफोर कोविड ऑफ हैंड सैनिटाइजर की, तो उसकी एक इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हुई हुई थी। बट जब कोविड 19 आया, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि सभी को हैंड सैनिटाइजर्स यूज करने चाहिए। सो अचानक क्या हुआ कि ये हैंड सैनिटाइजर्स की जो डिमांड थी वो सर्ज हो गई। तो जब डिमांड सर्ज हो गई तो उसके लिए सप्लाई पे प्रेशर आने लग गया। अब पॉइंट यह है कि जिस पेस से डिमांड बढ़ी उस पेस से सप्लाई नहीं बढ़ी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हुई हुई थी वो इंक्रीज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस थी वो डायनेमिक है और वो बढ़ गई। तो जब जो प्राइस है हैंड सैनिटाइजर की वो इंक्रीज हो गई, तो इससे क्या हुआ कि जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनको एक मोटिवेशन मिला एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो उन्होंने और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब जब इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो जो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हुई थी, सर्ज हुई थी, उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए सप्लाई भी आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर ने सप्लाई बढ़ाया तो उससे इकोनॉमी में एक नया टाइप का प्राइस जनरेट हुआ। ठीक है, अब जब ये जो नई प्राइस जनरेट हुई है दैट मींस दिस इज द हायर प्राइस, कि जो पहले प्राइस थी, जो पहले प्राइस थी उसके कंपेयर में ये बढ़ गई है क्योंकि डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ी है तो प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई बढ़ा दिया। अब एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो अब वापस क्या हो गया कि हैंड सैनिटाइजर की एक इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड
and supply. So this is the concept of equilibrium, that is the market equilibrium of hand sanitizers, जो कोविड-19 से पहले एक इक्विलिब्रियम प्राइस थी, राइट? जब कोविड-19 आया, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर सबको यूज करने चाहिए, तो उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई। वो डिमांड बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ी, तो प्राइस इंक्रीज हो गई। जब प्राइस इंक्रीज हुई तो प्रोड्यूसर्स मोटिवेट हुए और उन्होंने और ज्यादा प्रोडक्शन किया। अब जब और ज्यादा प्रोडक्शन किया एट अ हायर प्राइस, तब वहां पे एक इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो गई। नाउ ये इक्विलिब्रियम प्राइस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड अनलेस कोई और टाइप का डायनामिक चेंज आ जाता है, इधर विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड और विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, तब तक ये प्राइस सेम ही रहने वाला। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ हैंड सैनिटाइजर की केस स्टडी से हमने समझा। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये चीज कह सकते हैं दैट जब इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो गई है, तो दैट मीन्स क्या, ये किस पे डिपेंड किया गया है? ये प्राइस पे डिपेंड किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो एक डायनामिक है। दैट मीन्स कि वो फिक्स नहीं रह सकती, वो हमेशा चेंज होती रहेगी। हालांकि वो पीरियड में चेंज होती है या एक पर्टिकुलर ईयर के बाद चेंज होती है एक्सेट्रा, वो मेजरली डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी आ रही है और वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई कितना आ रहा है। तो ये जब दोनों का मैच होगा तब जाके एक इक्विलिब्रियम सेट होगा कि दिस पर्टिकुलर प्राइस पे सारी डिमांड भी सेटिस्फाई कर पा रहे हैं हम, और इनफैक्ट उससे सप्लाई भी आ जा रही है, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम और द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अब अगर हम प्रेजेंटेशन समझते हैं, तो प्रेजेंटेशन में ये इंक्लूड किया गया है द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, दैट इज वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि जितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है ऑफ हैंड सैनिटाइजर की, उतनी क्वांटिटी सप्लाई हो चुकी है। सो ये एक हमें बता रहा है कि यहाँ पे ना ही कोई एक्सेस टाइप की डिमांड है और ना ही कोई एक्सेस टाइप की सप्लाई है, यानी कि जितनी डिमांड है उतना सप्लाई हो चुका है, ना ही शॉर्टेज हो रहा है और ना ही वेस्टेज हो रहा है। सो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम, जहां पे हम कह सकते हैं देयर इज नो शॉर्टेजेस एंड देयर इज नो वेस्टेजेस। तो ये सिचुएशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम से कह सकते हैं। नाउ हाउ इज इट इंपॉर्टेंट, कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये इंश्योर करता है that buyer as well as sellers they both are satisfied at a given price, कि जो पर्टिकुलर प्राइस सेट हुआ है हैंड सैनिटाइजर का वो सेटिस्फैक्शन पे होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? जैसे अगर हैंड सैनिटाइजर मान लीजिए कि कोविड-19 से पहले वो 70 रुपीज का था, ओके, जस्ट एन एग्जांपल, कोविड-19 से पहले वो 70 रुपीज का था, फिर अचानक से प्राइस बढ़ के वो 150 हो गया, यानी कि ये डबल हो गया। अब ये डबल के लिए कस्टमर इतना रेडी नहीं होता है। तो लेट्स से कि जब कोविड-19 आया तो फॉर अ मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ 150 प्राइस पे हैंड सैनिटाइजर लोग खरीद रहे थे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ कि वो 70 से 150 पे लोग ट्रांजिशन नहीं कर पाए। तो जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, तो जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है उनके बीच में कंपटीशन था, तो सबने क्या किया कि 150 से कम करके वो 100 पे सेट हो गया। तो ये 100 जो हुआ है, ये एक वो प्राइस है जो 70 दे रहा था वो भी अफोर्ड कर सकता है, जो 120 दे रहा है उसके लिए भी ये फायदा है। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस 100 इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो उसके कॉन्सेप्ट पे हम कह सकते हैं कि यहां पे क्या होगा कि ये 100 से बायर भी सेटिस्फाई है एंड इनफैक्ट द सेलर इज ऑल्सो सेटिस्फाई इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, राइट? इसका एक और एग्जांपल दिया है कि जो एग्रीकल्चर मार्केट से लाइक व्हीट है, जहां पे मार्केट फोर्सेस बैलेंस करता है प्राइस एंड क्वांटिटी को, ओके। तो दैट मीन मार्केट फोर्सेस यानी क्या हो गया कि मार्केट फोर्सेस में कहा है कि जो डिमांड है इकोनॉमी में एंड जो सप्लाई है इकोनॉमी में, दीज आर द मार्केट फोर्सेस। तो ये मार्केट फोर्सेस बैलेंस करते हैं कि क्या प्राइस रहेगी व्हीट की और क्या क्वांटिटी मेंटेन की जाएगी, राइट? सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू मार्केट इक्विलिब्रियम। अब जो इसके अलावा जो दो और कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जैसे जो मेन था इक्विलिब्रियम ही है, दैट इज अ पॉइंट वेयर सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट होते हैं, वेयर जो एक्सेस डिमांड आ जाती है दैट मीन्स कि शॉर्टेज हो गया, एक्सेस सप्लाई आ गया यानी कि वो सरप्लस हो गया। तो एक्सेस सप्लाई जब हो जाती है तो क्या हो रहा है कि सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। तो जब जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई आएगा तो दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा अबंडेंस में है, तो उसकी वैल्यू कम रहेगी यानी कि उसकी प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है, वह डिमांड एक्सीड सप्लाई,
तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो जितनी डिमांड उतनी सप्लाई नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है एंड उसके चलते उसकी प्राइस भी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एक्सेस सप्लाई। ओके, इसका एग्जाम्पल आता है कि जब पोस्ट हार्वेस्ट सीजन आता है, यानी कि जब गेहूं या राइस के पौधों की जब कटाई होती है, वो फसल की जब वो कटाई होती है, तब वो अचानक से एक्सेस सप्लाई लेके आते हैं इकोनॉमी में कि हाँ अचानक से सप्लाई आ गई है। तो वो जब सप्लाई आ जाएगी तब कह सकते हैं कि जो प्राइसेस है वो नीचे चली जाती है, वरना जो प्राइसेस हो रही है वो एक इक्विलिब्रियम लेवल पे ही सेट रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज द रोल ऑफ इनविजिबल हैंड इन इक्विलिब्रियम एडजस्टमेंट। अब इनविजिबल हैंड का मतलब समझो कि ये कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने जो एक बुक लिखी थी दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, वहां पे ये कॉन्सेप्ट दिया था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इन डिफाइनिंग द प्राइसेस। ओके, सो इकोनॉमिस्ट ने पूछा कि जब आप बोल रहे हो कि देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इकोनॉमी में प्राइसेस कौन डिसाइड करेगा, दैट हु विल डिसाइड द प्राइसेस। तो इन्होंने आंसर में दिया कि एक पर्टिकुलर गुड है, मान लेते हैं कि अ गुड इज व्हीट, कि गेहूं है। अब गेहूं एक पर्टिकुलर गुड है और ये गुड का प्राइस डिसाइड करना है, तो हु विल डिसाइड प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमी में जो प्राइस डिसाइड होता है दैट इज डिसाइडेड बाय इनविजिबल हैंड, कि इकोनॉमी में एक इनविजिबल हैंड है। सो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने पूछा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। सो अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट एग्जैक्टली इनविजिबल हैंड मींस, कि उनका ये कहना था कि जो व्हीट है, व्हीट की प्राइस किस पे डिपेंड रहेगी, कि इकोनॉमी में व्हीट की डिमांड कितनी, यानी कि कितने लोग व्हीट डिमांड करते हैं और हमारे पास कितने फार्मर्स है जो व्हीट उगा के सप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमें डिमांड और सप्लाई समझ आएगी, दैट मीन्स कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिमांड कौन डिसाइड करता है, दैट इज द कंज्यूमर। कि कंज्यूमर देखता है कि मेरा कितना बजट है, मेरा क्या प्रेफरेंस है, क्या मेरे को व्हीट खाना ज्यादा अच्छा लगता है या मेरे को राइस खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर डिमांड करेगा और ये डिमांड को मद्देनजर रखते हुए प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई करेगा। प्रोड्यूसर ये देखेगा कि उसके लिए मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट किस में आ जाता है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रोड्यूसर क्या क्या चीजों को ध्यान रखता है, वो ये रखता है कि उसके जो रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली यूज करे, और जब ये रिसोर्सेज को वो एफिशिएंटली यूज करेगा तो वो अपना प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर पाएगा और जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर पाएगा। तो जब प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो गया और कॉस्ट मिनिमाइज हो गया तो जो इनका डिफरेंस बचेगा दैट इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब प्रोड्यूसर को यह लगेगा कि हाँ व्हीट की डिमांड है इकोनॉमी में, ठीक है, व्हीट की डिमांड है इकोनॉमी में और लोग उसको खाएंगे, तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई करने लग जाएगा। अब जब ये सप्लाई करेगा तो ये सप्लाई कंज्यूमर इसको परचेस करेगा, क्यों, क्योंकि व्हीट का इंडिया में बजट भी है और प्रेफरेंस भी रहती है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि यहां पे ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एक प्राइस डिसाइड की जाएगी और ये प्राइस डिसाइड करेगी कि व्हीट का प्राइस क्या रहने वाला। सो दैट मींस क्या हो गया कि ये जो दो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, कि ये इनविजिबल हैंड मार्केट फोर्सेस को डिफाइन करते हैं और ये मार्केट फोर्सेस दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को डिफाइन करते हैं। तो हेंस ऐसा कहा जाता है दैट एडम स्मिथ ने कहा दैट एक इंडिविजुअल हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है। सेल्फ इंटरेस्ट में इन द सेंस क्या हो रहा है कि एक तो हो जाता है कंज्यूमर, कि कंज्यूमर क्या कर रहा है कि मैं पैसा कमा रहा हूं और मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, राइट, कि कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को पैसा कमाना है और मेरे को मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए। अब मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल सकता है बाहर खाना खा के, घर में खाना खा के, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके, एक्सेट्रा, जो भी चीज है। वेयर एज जो प्रोड्यूसर होता है उसको सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। सो दैट मीन्स कि दो सिनेरियो हो गए, एक कंज्यूमर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में चलता है सेटिस्फैक्शन, और प्रोड्यूसर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में चल रहा है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यही चीज एडम स्मिथ का कहना है कि एक इंडिविजुअल हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में चलता है और ये सेल्फ इंटरेस्ट मार्केट फोर्सेस को डिफाइन करते हैं।
और ये मार्केट फोर्सेस जो भी इकोनॉमी में इम्बैलेंस होते हैं उसको वो बैलेंस कर देते हैं। जैसे हैंड सैनिटाइजर का हमने केस स्टडी लिया कि कोविड 19 से पहले एक इक्विलिब्रियम प्राइस थी, जैसे ही कोविड 19 आया डिमांड सर्ज हुई तो अचानक से उसके प्राइसेस भी बढ़ गई, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट फोर्सेस ने ये इम्बैलेंस को करेक्ट करना स्टार्ट किया एंड देन एक नई इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो गई ऑफ द हैंड सैनिटाइजर जो सारी ही डिमांड को फुलफिल कर रहा था विद द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ हैंड सैनिटाइजर। तो यही चीज एडम स्मिथ का कहना है कि जब अगर डिमांड एक्सेस हो गई, व्हेन देयर इज अ डिमांड एक्सेस यानी कि डिमांड ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएगी, राइट। जब प्राइसेस बढ़ जाएगी तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जब क्वांटिटी डिमांड करी हुई रिड्यूस हो जाएगी एंड जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज हो जाएगी अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि हैंड सैनिटाइजर 70 से 150 रुपीज तक रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि लोग बोलेंगे कि ठीक है यार ये तो काफी ज्यादा महंगा हो रहा है, तो हैंड सैनिटाइजर की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि 150 पे जो सप्लाई इतना ज्यादा किया हुआ था तो दैट मीन्स कि मार्केट में डिमांड कम है बट सप्लाई उतनी ज्यादा हो गई है। तो ये दोनों क्या हो गया कि मिसमैच हो गया कि सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वापस वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, राइट। वेयर अगर जो दूसरा सिनेरियो हो गया कि एक्स सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, तो जब सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई कि मान लीजिए कि हैंड सैनिटाइजर बहुत ज्यादा बिकने लग गए या फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया किसी ने 100 रुपीज में। अब जब 100 रुपीज में इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि प्राइसेस गिर जाएगी क्योंकि जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया। तो जब वो प्राइसेस गिर गई यानी कि वो 100 रुपीज की हो गई तो क्या हो जाएगा कि वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी, तो लोग ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। अब जब ज्यादा खरीदने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सप्लाई पे वापस प्रेशर आएगा। अब जब सप्लाई पे प्रेशर आएगा, जब सप्लाई उतनी नहीं मिलेगी तो डिमांड पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब डिमांड पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी और फिर वो वापस एक इक्विलिब्रियम पे सेट हो जाएगी। यानी कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है तो भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है तो भी वो इकोनॉमी में एक इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा, राइट। इसका एग्जाम्पल है कि जो सीजनल फ्रूट होता है, सीजनल फ्रूट का जो मार्केट होता है जहां पे प्राइस को एडजस्ट किया जाता है बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जांपल मैंगो, कि मैंगो की प्राइसेस को हमेशा ऐसे ही एडजस्ट किया जाता है। एक तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो होता ही है मैंगो का कि मिनिमम इतना प्राइस तो हमें एक मैंगो का चार्ज करना ही पड़ेगा तो ही वो फार्मर को वो प्रॉफिट मेकिंग रहेगा। बट अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है तो वहां पे जो प्राइसेस को एडजस्ट किया जाता है बेस्ड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। हालांकि मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो कितना भी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सारा बिक ही जाता है। ओके, नाउ अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड कि एक मार्केट इक्विलिब्रियम होता है विथ फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स जहां पे डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन होता है। अब इसको अगर हम समझते हैं विथ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। वाई पे हमने ले लिया है प्राइसेस और एक्स पे हमने ले लिया है द क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितनी क्वांटिटी की इकोनॉमी में डिमांड हो रही है या फिर हम कह सकते हैं कि सप्लाई भी कितना हो रहा है। तो इसमें हम दोनों चीज को लेंगे क्योंकि यहां पे क्या कर रहे हैं, हम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम प्राइसेस ले रहे हैं तो प्राइसेस में दिस इज अ 0, फिर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, ओके। देन आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड 50, 70, 90, 110, ओके। तो अब अगर मैं देख रहा हूं कि फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर प्राइस 2 रुपए है, प्राइस अगर 2 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 110 हो जाएगा। फिर अगर प्राइस 4 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 90 हो जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है।
फिर अगर प्राइस वापस बढ़ के 6 रुपीज हो गया है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 70 हो जाएगा। फिर प्राइसेस और बढ़ के अगर 8 रुपीज हो गया है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो जाके 50 हो जाएगा। तो ये जो कर्व बनेगा, दिस पर्टिकुलर कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व। ये एक डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। वेरेज अगर हम इसके अंदर सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि सप्लाई कर्व को मैं किस तरीके से सिग्निफाई करूंगा। सप्लाई कर्व को मैं कह रहा हूं कि जब प्राइस 8 रुपए, जब प्राइस 8 रुपए यानी कि प्राइस सबसे ज्यादा है, तो जब प्राइस सबसे ज्यादा होगी तो दैट मीन्स कि इकोनॉमी में सप्लाई सबसे ज्यादा होगी। तो इसको मैं कह सकता हूं कि जब सप्लाई 8 रुपए है तो जो सॉरी जो प्राइस अगर 8 रुपए है तो जो सप्लाई है वो 100 रुपीज हो गई, ठीक है। फिर अगर वो प्राइस 6 रुपीज है तो जो सप्लाई है वो 80 रुपीज हो गई। फिर जो प्राइस 4 रुपीज है तो जो सप्लाई है वो 60 रुपीज हो गई। फिर जो प्राइस अगर 2 रुपीज है तो जो सप्लाई है वो 40 हो गया। दैट मीन्स कि ये जो सारे इंटरसेक्शन हो गए, ये सारे जो पॉइंट्स हो गए, दिस इज द सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व है। फर्स्ट इज द डिमांड कर्व, फर्स्ट इज द सप्लाई कर्व। अब जहां पे ये दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, द प्लेस एट विच दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग, दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज नोन एज इक्विलिब्रियम। कि ये एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दैट मीन्स कि ये एक वैसा पॉइंट है, दैट मीन्स कि जो डिमांड हो रही है और जो प्राइसेस है वो अराउंड 5 होना चाहिए और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो अराउंड 75 होना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज नोन एज इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी। सो दिस इज एन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है जब वहां पे आप डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों को ही आप इंटरसेक्ट करते हो। ओके, तो यही चीज यहां पे समझाई हुई है। तो इसको अगर हम देखते हैं कि इंपैक्ट ऑफ प्राइस चेंज में कैसा होता है कि जब डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, जब वहां पे फिक्स नंबर ऑफ फॉर्म्स है, एंड इक्विलिब्रियम इज वेयर जहां पे डिमांड कर्व मीट दी सप्लाई कर्व। और इस पे इंपैक्ट आता है ऑन द प्राइस चेंजेस, दैट इज कि अगर प्राइस अबव इक्विलिब्रियम चला गया तो वहां पे सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम चला गया तो वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस जितनी ज्यादा बढ़ेगी प्रोडक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा, प्राइस जितनी कम होगी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सो दैट मीन्स एक इनवर्स रिलेशनशिप है यहां पे बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, कि अगर प्राइसेस बढ़ती जाएगी तो सप्लाई बढ़ता जाएगा, प्राइसेस घटती जाएगी तो वहां पे डिमांड घटता जाएगा। तो यही चीज हमें समझनी होती है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट इक्विलिब्रियम। सो फ्रॉम यहां से हम कह सकते हैं कि वी हैव सर्टेन क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो जब जो गुड्स में मार्केट इक्विलिब्रियम रहता है वैसे ही लेबर के वेज मार्केट में भी मार्केट इक्विलिब्रियम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में समझते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम मींस कि यहां पे एक डिमांड होती है लेबर की और एक सप्लाई होती है लेबर की। तो जब एक आपकी डिमांड होती है, जब एक लेबर की डिमांड होती है, तो जब फर्म्स डिमांड करता है अप टू वेयर वेज इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर लेबर कितना प्रोडक्टिव हो सकता है, उसके चलते वो प्रोड्यूसर का कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। सो दैट मीन्स कि अगर उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द वेज है तो वो लेबर की डिमांड करता है। वेरएज अगर सप्लाई ऑफ लेबर समझते हैं तो जो वर्कर है ये सप्लाई लेबर बेस्ड ऑन द ट्रेड ऑफ, दैट मीन्स कि जो वर्कर होता है वो इनकम पे डिसाइड करता है और वो इनकम से लीजर पे डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल कि मैं एज अ लेबर हूं तो मैं लेबर डिसाइड करूंगा कि मेरी मतलब एक लेबर काम करता है तो वो उसकी इनकम आती है। अब वो जितनी मेरे पास इनकम आएगी, मेरा जितना सेटिस्फैक्शन होगा, दैट मीन्स कि मेरा कंज्यूमर बिहेवियर समझना है कि मेरी इनकम आई यानी कि ये मेरा बजट है। अब ये बजट के ऊपर से मेरा प्रेफरेंस क्या रहेगा, मेरा सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा, मेरी डिजायर क्या रहेगी, वो डिसाइड किया जाएगा कि लेबर की सप्लाई कितनी होनी चाहिए इकोनॉमी में। कि फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा है कि मेरे को 6 घंटे काम करके जो मेरे को इनकम मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट,
इसके अलावा कोई और हो सकता है कि उसको 8 घंटे काम करके सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किसी को 10 घंटे काम करके जो इनकम मिल रही है उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि एक सप्लाई ऑफ लेबर किस पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है और वो इनकम के बेसिस पे आपका लीजर कितना है। दैट इज व्हाट द सप्लाई ऑफ लेबर अबाउट। अब जो इक्विलिब्रियम समझते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा कि जो वेज है वो इंटरसेक्ट करता है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, की जो वेजेस की डिमांड और सप्लाई है लेबर का, उसका जो इंटरसेक्शन होगा, दैट इंटरसेक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ओके, तो यही एक चीज रहता है। इसका एक एग्जांपल है कि जो मिनिमम वेज लॉज है वो अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को बाय सेटिंग वेज फ्लोर्स अबव मार्केट रेट्स, की जो वेज फ्लोर्स है उसके अबव में मार्केट रेट जो सेट करता है, दैट इज वेयर इक्विलिब्रियम इज। वेयर जो हमने इक्विलिब्रियम समझा, यानी कि जो हमने कर्व समझा, दैट इज द कर्व, एक डिमांड कर्व और एक सप्लाई कर्व है। अब ऐसा होता है कि जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है ना, वो शिफ्ट होता है राइट और लेफ्ट। अब वो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी प्राइसेस। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं कि जो डिमांड है, ये डिमांड शिफ्ट करता है, या तो राइट में शिफ्ट कर रहा है या फिर वो लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है। अगर वो राइट में शिफ्ट कर रहा है, यानी कि जो ये कर्व है, दिस इज द डिमांड कर्व, अब ये राइट में शिफ्ट होके ये इधर आ गया, लेफ्ट में शिफ्ट होके वो इधर आ गया। तो जब ये राइट में शिफ्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जा रही है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जा रही है। वेरेस जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो जो इक्विलिब्रियम है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो गई है। वेरेस अगर हम सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, सप्लाई कर्व कैसे था, सप्लाई कर्व इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो जब सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो दैट मींस कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जा रही है और प्राइसेस डिक्रीज हो जा रहा है। वेरेस अगर वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जा रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जा रही है और प्राइसेस इंक्रीज हो जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जो बम्पर क्रॉप आता है हमारे पास इकोनॉमी में, जब समझ लीजिए कि कोई बम्पर क्रॉप हो गया कि वीट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो जब वीट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि एक्सेस सप्लाई हो गई है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो यही चीज बताई गई है कि जब सप्लाई बढ़ गई है तो दैट मीन्स कि वो राइट में शिफ्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा कि प्राइसेस डिक्रीज हो गई है। तो वही चीज यहां पे बताई गई है। ओके, तो अल्टीमेटली ये रहेगा। बट इससे सिनेरियो ये भी रहता है कि जितनी ज्यादा सप्लाई बढ़ी है उतना ज्यादा डिमांड भी बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा डिमांड बढ़ गया एट अ चीप प्राइस पे क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ गया, सप्लाई बढ़ी तो प्राइसेस कम हो गई, प्राइसेस कम हो गई तो क्या हो गया कि डिमांड बढ़ जाएगा। सो दैट मीन्स कि जो डिमांड कब है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें डिफाइन होती है। हालांकि एग्जाम में ये सब तो नहीं पूछते, बट जस्ट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इसका एक बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए, राइट। ओके, नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम विथ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स। अब जैसे हमने कहा कि वी आर इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो यहां पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी एक सेलर अगर नहीं है या कोई भी एक बायर अगर नहीं है तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि देयर इज अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। तो वही फर्म्स मार्केट में रहती है जो नॉर्मल प्रॉफिट करती है इन इक्विलिब्रियम में, यानी कि जो लॉन्ग टर्म में एक नॉर्मल प्रॉफिट लेके आती है वही मार्केट में रह सकता है, क्योंकि इट्स अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। कि आपने एंट्री तो कर ली, आपके समझ लीजिए कि पहले 2 साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहा, बट तब तक क्या होगा कि आपका एक कॉम्पिटिटर आ गया, 2 साल में एक कॉम्पिटिटर आ गया, वो कॉम्पिटिटर ने आपका प्रोडक्ट कॉपी कर लिया और वो सेम टाइप का प्रोडक्ट बेचने लग गया एट अ चीप प्राइस। बट आपने अगर प्राइस डिक्रीज नहीं करी तो क्या होगा कि आपके सारे कस्टमर्स वो ले जाएगा। अब जब वो सारे कस्टमर्स ले जाएगा 1 साल 2 साल तक, तो लोगों का सारा ट्रस्ट उस पर चला जाएगा एंड लोग आपका प्रोडक्ट भूल जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपको मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। वेरेज अगर आपने भी प्राइसेस कम कर दिए और थोड़े और फीचर बढ़ा दिए तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे एंड वहां पे एक परफेक्ट कंपटीशन होगा बिटवीन बोथ ऑफ दी फर्म्स। तो यहां पे यही बोला है कि जो मार्केट प्राइस है इज इक्वल्स टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो ये अलाउ करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट्स वे फर्म्स कैन फ्रीली एंटर सच एज रिटेल, कि रिटेल मार्केट में वो फ्रीली एंटर और इनफैक्ट एग्जिट भी कर सकते हैं, राइट।
इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक है प्राइस सीलिंग और एक है प्राइस फ्लोर। अब प्राइस सीलिंग एक वो है कि जहां पे गवर्नमेंट बताता है कि मैक्सिमम इतना ही प्राइस रख सकते हो, वेर एज जो प्राइस फ्लोर है वो बताता है कि मिनिमम इतना प्राइस तो देना ही पड़ेगा। तो अगर हम मैक्सिमम प्राइस के बारे में समझते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप एक गुड का मैक्सिमम इतना ही प्राइस सेट कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं होगा क्योंकि गुड्स अफोर्डेबल नहीं हो पाएंगे। इसका एग्जांपल ये होता है कि गवर्नमेंट इंपोज करता है प्राइस सीलिंग मेजरली ऑन फूड आइटम्स टू इंश्योर द अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये एसेंशियल गुड्स है तो ये मार्केट में रहने चाहिए। वेयर इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर आपने मैक्सिमम प्राइस रख दी है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड एक्सीड करेगी सप्लाई को, जिससे एक शॉर्टेजेस होने लग जाएगा। हैंड्स वहां पे सरकार ने कहा कि एक मैक्सिमम प्राइस आपने सेट कर दी है। वेरे जो इसके अलावा जो सिनेरियो हो जाता है दैट इज प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर पे बता रहा है कि सरकार बोल रही है कि आपको मिनिमम प्राइस आपको एश्योर की जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसकी इनकम होनी चाहिए। ये मेजरली किसके अंदर रहता है? जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है किसानों को, ताकि किसानों की एक इनकम को इंश्योरेंस, एक एश्योरेंस मिल सके कि कम से कम आपकी इतनी इनकम तो इंश्योर है, ताकि आप इतना इनकम कर पाओ तो आप अकॉर्डिंगली अपनी सेटिस्फैक्शन कर पाओगे। ओके, नाउ अनदर थिंग टू ऑब्जर्व हियर इज द साइमल्टेनियस शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई का, कि ये साइमल्टेनियसली शिफ्ट होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जब दोनों राइट में शिफ्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि क्वांटिटी राइज हो गई है। ओके, अभी हमने देखा ना कि राइट में कब शिफ्ट होंगे? जब सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई तो क्या हो जाएगा कि प्राइसेस कम हो गई। अब प्राइसेस कम हो गई तो क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ गई। तो दोनों ही राइट में हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि क्वांटिटी राइज हो जा रही है और प्राइस इफेक्ट डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। वेरेस बोथ शिफ्ट लेफ्ट में क्या हो रहा है कि क्वांटिटी फॉल हो जा रही है। तो जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो डिमांड उतनी रहेगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि प्राइसेस बढ़ जाएगा। तो जब प्राइसेस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि डिमांड भी वापस लेफ्ट साइड में आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस इफेक्ट होने लग जाएगा। वेरे जब डिमांड राइट एंड सप्लाई लेफ्ट हो जा रहा है, कि डिमांड राइट में जा रहा है और सप्लाई लेफ्ट में जा रहा है, तो ये यूजुअली क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ जा रही है, जब प्राइसेस बढ़ जाएगा तो डिमांड राइट में चला जाएगा और सप्लाई लेफ्ट में चला जाएगा। वेरे जो क्वांटिटी है वो इफेक्ट करेगा डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड, कि कितने मैग्नीट्यूड पे ये प्राइसेस इंक्रीज हुआ है। वेरे जो सप्लाई है वो राइट में चला गया एंड जो डिमांड है वो लेफ्ट में चला गया, दैट मीन्स कि प्राइसेस फॉल हो गई है। एंड जो क्वांटिटी इफेक्ट करेगी वो डिपेंड करेगा उसके मैग्नीट्यूड पे। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज डिमांड फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड इंप्रूव्ड सप्लाई लॉजिस्टिक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की डिमांड बढ़ गई, यानी कि आप अमेजोन से ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाने लग गए हो, लेकिन क्या हमारे पास लॉजिस्टिक्स की सप्लाई है? तो ये क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ गई, दैट मीन्स डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? डिमांड का राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई नहीं है तो सप्लाई बढ़ानी पड़ी, दैट मीन सप्लाई क्या होगी कि लॉजिस्टिक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो जब लॉजिस्टिक की सप्लाई बढ़ेगी तो वो भी फिर राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये साइमल्टेनियसली शिफ्ट किया जाता है। ओके, तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट आ जाता है। अनदर थिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ डिमांड सप्लाई एनालिसिस इन पब्लिक पॉलिसी, कि सरकार इसको यूज क्यों करता है? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए। क्योंकि सरकार यहाँ पे क्या समझता है कि अगर वो कोई भी तरीके का प्राइस कंट्रोल करता है, वो टैक्सेस बढ़ाता है या कम करता है, सब्सिडीज बढ़ाता है कम करता है, या मिनिमम वेज लॉस बढ़ा रहा है कम कर रहा है, तो इकोनॉमी में उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, तो वो इफेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हेंस उससे डिमांड और सप्लाई समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, दो केस स्टडी है जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि प्राइस सीलिंग लगाते हैं एसेंशियल मेडिसिन पे, कि आपने ड्रग प्राइसेस को कंट्रोल किया हुआ है, तो उससे क्या रहेगा कि अफोर्डेबिलिटी इश्यूज को मिनिमाइज किया जाएगा। वेरे जो सेकंड आ जाता है दैट इज मिनिमम वेज लॉस, कि मिनिमम वेज लॉस पे क्या होता है कि जो फ्लोर ऑन वेजेस टू इंश्योर वर्कर्स बेसिक इनकम, कि बेसिक इनकम के लिए इतना तो उसको मिनिमम वेज मिलना चाहिए। तो वेरे इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस ऑफ डिमांड सप्लाई इन पॉलिसी डिसीजन, की पॉलिसी डिसीजन में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोर इजी।
क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा ही थियोरिटिकल पार्ट होता है, जिसमें हमने देखा कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोड्यूसर को क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, एक्सेट्रा चीज़ें, एंड डिमांड सप्लाई क्या होता है, एक्सेट्रा। अब यही चीज को हम प्रैक्टिकल सेंस में अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेस वीडियो. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.